गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 14 में मैंने क्लासिफिकेशन बताने के बाद तुम्हें स्ट्रक्चर्स बताना स्टार्ट किया था क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है और मैं कोशिश करती हूँ कि जो चैप्टर का डिफ़िकल्ट पार्ट है वो पहले कवर हो जाए, तो बाद में जो अपना थ्योरी वाला पार्ट बाकी है जो तुम थोड़ा बहुत तो पहले भी पढ़ चुके हो उसमें से, और थोड़ा बहुत मुझे अभी एक्सटेंड करना पड़ेगा। बस अभी स्ट्रक्चर वाला मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज का जो अपना पूरा लेसन है वो पूरा लेसन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पर ही बेस्ड है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितने बच्चों ने वीडियो देखी होगी तो उन सभी बच्चों ने स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस तुमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेवल पर कर ली है तभी तुम बाद में बना पाओगे स्ट्रक्चर। तभी तुम डाइसैकेराइड्स, जो मैंने आज 3 डाइसैकेराइड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनमें 2-2 यूनिट होती हैं, सैकेरोन की 2 यूनिट होती है, सैकेराइड की 2 यूनिट होती है, तो इसलिए इनको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ही हैं जिनके स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। और उसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ नहीं किए बोर्ड पर, क्योंकि डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर बनने के बाद मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगी कि डाई में और पॉली में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जो पॉलीसैकेराइड अपने सिलेबस में है। देखो, डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर पर जाने से पहले जो कल का अपना लेफ्ट पार्ट है, वो दोनों स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर छोड़े हुए हैं। ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके रिंग स्ट्रक्चर हमने कल नहीं बनाए, तो वो रिंग स्ट्रक्चर पहले गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के बनाने हैं। क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने गैलेक्टोज भी लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने फ्रक्टोज भी लिखा हुआ है, दोनों नाम लिखे हुए हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर यूटिलाइज होंगे। तो इट मीन्स कि हमें गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज इन 3 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने आ गए तो उसके बाद फिर तुम स्टार्च का स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हो, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी इजीली क्रिएट कर सकते हो, सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी इजीली बना सकते हो। ठीक है, हमें क्या अब जो मैंने कल बताया था एक बार और वापस वहीं से चलते हैं। देखो, C नंबर 1 पर अपना एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर C नंबर 1 कार्बन एटम मिट गया, 2, 3, 4, 5 नहीं, C नंबर 1 है कार्बन एटम, C नंबर 1 कार्बन एटम ऑलरेडी है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। C नंबर 1, C नंबर कार्बन एटम जैसे ग्लूकोज में नंबर 5 कार्बन एटम से जुड़ा था उसी तरह गैलेक्टोज में भी जुड़ता। मतलब जहाँ पर भी हमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, हमें याद क्या रखना है, जहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप वाला कार्बन है, क्योंकि आगे कीटोनिक वाला कार्बन आएगा, जो एल्डिहाइड या कीटोनिक वाला कार्बन है वो नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर है, वो नंबर 5 वाले कार्बन से जुड़ जाता है, यूनाइट हो जाता है। ठीक है, जो नंबर 5 का H है वो इसके पास आकर OH बना देता है। अगर ये OH लेफ्ट साइड में है तो एक एनोमर बनता है और अगर ये OH राइट साइड में है तो दूसरा एनोमर बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज, अभी मैं इसको गैलेक्टोज में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि गैलेक्टोज में ग्लूकोज में ओनली 1 डिफरेंस इज देयर एंड दैट इज एट नंबर 3 कार्बन एंड नंबर 4 कार्बन। नंबर 3 स्टिल सेम इन बोथ द स्ट्रक्चर्स, दोनों में ग्लूकोज में गैलेक्टोज में नंबर 3 की पोजीशन बिल्कुल सेम है, OH इधर है, H इधर है, 4 पर वही पोजीशन लेके आनी है। तो इसको गैलेक्टोज में बनाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ से ऑक्सीजन हटाऊंगी और इस ऑक्सीजन को इधर लगा दूंगी एंड नाउ द स्ट्रक्चर हैज बिकम ऑफ गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देती हूँ एंड दिस नेम इज नाउ अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो एक और बात तुम्हारी समझ में आ चुकी होगी कि अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुमने याद कर रखा है तो गैलेक्टोज का तो अपने आप याद हो जाएगा। केवल नंबर 4 कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये अपना गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह से हम बनाते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, दोनों को साथ पैरेलल में लेके चलेंगे क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो कल बना चुके हैं। मेन तो हमारे लिए ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आज बनाना है क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगी मैं, नंबर 2 कार्बन एटम को इंपॉर्टेंस दूंगी, रीजन इट हैज द कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप उसी पर प्रेजेंट है। नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 5 और ये 2 मेरे लिए इम्पोर्टेंट, ये नंबर 1, ये दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों के साथ मैंने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर कॉपी करना है, बाकी स्ट्रक्चर ऊपर से एज सच कॉपी करना है। नंबर 1 पर CH2H, बिना सोचे समझे लगा दो CH2H, CH2OH, बाकी जो जहां लगा हुआ है हमें वही लगाना है। देखो यहाँ तो हम चेंज कर चुके हैं नंबर 5 पर, तो नंबर 5 पर तो केवल H आएगा इस तरह, बाकी हमें कॉपी करना है OH, H,
OH H और इसकी वैलेंसी देख लो कितनी हो चुकी है, नंबर 2 की 1 2 3, अभी एक वैलेंसी और बाकी है नंबर 2 की। इसका मतलब इस पर हमारा CH2H के साथ साथ H और आएगा नंबर 2 पर। हाइड्रोजन का नंबर कितना हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक हाइड्रोजन और, तो वह हाइड्रोजन इधर है नंबर 12, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर टोटल 12 है और कार्बन की वैलेंसी 4 होनी जरूरी है। ठीक है, अभी हमारा स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर किसका आया, दिस इज ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अब जो मैं बनाऊंगी उसके लिए मैंने कल तुम्हें नाम बताया था पर वो बोर्ड पे लिखा नहीं था। ठीक है, आज उसका नाम लिख दूंगी हैवर्थ स्ट्रक्चर, बोला तो था कल लेकिन वो बोर्ड पे उसमें नहीं लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर, तो आज मैं लिख देती हूँ उसका नाम। लिख सकते कि अपना क्या बना, इसमें अपने पास आया CH2OH NN, दिस इज फ्रक्टोज। नंबर 2 कार्बन पर O आया किसका, तो OH ही आएगा, CH2OH के बदले OH भी आने वाला है। नंबर 2 एंड 5 कार्बन की बॉन्डिंग CH2OH के अल्फा D और बीटा D में भी इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इस कार्बन पर अपना OH भी आना जरूरी है। 1 2 3 एंड 4 नंबर कार्बन एटम, ऑक्सीजन इसी का जुड़ा हुआ है, तो एक OH इसमें से मिसिंग है। 1 2 3 4 3 4 एंड 5, एक OH मिसिंग, वो OH अपना मैंने लगा दिया, OH इस तरफ लगाया। ठीक है, अब अपने पूरे हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर कंप्लीट हो चुका है। OH मैंने लेफ्ट साइड में लगाया, तो लेफ्ट साइड में लगाने का मतलब क्या है, दैट इट इज बीटा D फ्रक्टोज, बीटा D फ्रक्टोज। और अगर यही OH लेफ्ट साइड में लग जाएगा तो अल्फा D फ्रक्टोज आ जाएगा। अब ये फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमें इसके साथ मैच करना है। दिस इज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूरोन, इसका नाम। फ्यूरोन में क्या है, टॉप पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, हमने टॉप पर ऑक्सीजन एटम लगा दिया, ये वाला ऑक्सीजन, टॉप पर ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है और दोनों साइड में कार्बन एटम्स हैं, वो दोनों कार्बन भी कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये अपना CH2OH और ये अपना CH2OH, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो CH2OH मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि टॉप पोजीशन पर ही रहेगा और आज फिर से टॉप पोजीशन पर ही रखा है दोनों जगह। रीज़न क्या है कि वो नंबरिंग में काउंट होता है, तो नंबरिंग हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एंड करते हैं उसको हमें हाईलाइट करना होता है, टॉप पे रखना होता है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया कार्बन का नंबर देना 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब हमें सिर्फ कॉपी करना है, वहाँ से देख के जो रूल हमने कल फॉलो किया था कि जो अपनी राइट हैंड साइड आती है वो राइट हैंड साइड नीचे की तरफ आएगी और जो लेफ्ट हैंड साइड आती है वो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ आएगी, बस यही फॉलो करेंगे। ठीक है, नंबर 1 कार्बन एटम हम लगा चुके हैं, नंबर 2 कार्बन एटम पर हमारा OH लगा हुआ है क्योंकि नंबर 2 कार्बन एटम यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम OH लगा देंगे, CH2OH के साथ OH लगा देंगे। देन नंबर 3 कार्बन एटम पर हमारा राइट हैंड साइड में H लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लगाया H और इसमें OH लगा हुआ है राइट हैंड साइड में OH। ठीक है, इसमें हमारा CH2OH ऊपर गया तो H ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। देखो H और OH की पोजीशन CH2OH के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे अगर उसी कार्बन के साथ लगेंगे, क्योंकि CH2OH को हमें ऊपर लेना है, इसलिए हम OH की पोजीशन नीचे आ गई और इसमें H की पोजीशन नीचे आ गई। अब ये स्ट्रक्चर हमारा किसका बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा D फ्रक्टोज, मैंने ऊपर लिख दिया। अब इसका दूसरा नाम भी देंगे, फ्यूरोन को रेस्पेक्ट देते हुए, जैसे कल हमने पायरोन को रेस्पेक्ट देते हुए ग्लूकोपाइरेनोज लिखा था, इसी तरह इसको रेस्पेक्ट देते हुए पहला नाम लेंगे फ्रक्टोज का ओरिजिनल कंपाउंड फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। fructofuranose, this is the new name
फॉर दिस स्ट्रक्चर। देन कम टू द गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज का भी हमें वही स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्कुल आंख बंद करके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। ये एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है नंबर 5 और इसी के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है नंबर 1। हेक्सागन की शेप देनी है इसको। हेक्सागन की शेप हमने दे दी। हर एक कार्बन पर 2-2 वैलेंसी अटैच कर देते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए कि कौन से ग्रुप जुड़े हुए। देखो अब हम किसका बना रहे हैं, अल्फा डी गैलेक्टोज। बिल्कुल यहाँ से देख के कॉपी करते जाएंगे। जो अपना नंबर 1 कार्बन है उसमें राइट साइड में OH आ रहा है, तो OH को अपन नीचे ले लेंगे। इसमें भी OH नीचे आ जाएगा, इसमें H नीचे आएगा, यहाँ भी H नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब CH2OH तो अपने टॉप पर जाना ही है, CH2OH, और इसके साथ लगा हुआ है H, वो H नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ H नीचे है तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं, अब OH ही आएगा। यहाँ H नीचे है, देखने की जरूरत नहीं, OH ऊपर। यहाँ OH नीचे, H ऊपर, H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज, ठीक है। और ये भी क्या नाम दे देंगे इसका, गैलेक्टोपाइरेनोज, क्योंकि ये पायरोन के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो द नेम इज गैलेक्टो पाइरेनोज, ठीक है। और इनका जो ये वाली लाइन मैंने बनाई है, इसको हम एक कंबाइंड नेम देते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु एट फर्स्ट हैज ड्रॉन दीज स्ट्रक्चर्स। जिसने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया उसका नाम क्या था, हेवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्लूरल में लिख रही हूँ मैं क्योंकि उसने सारे ही फॉर्मूले दिए, ये सारे फॉर्मूले हेवर्ड के दिए हुए, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले लिख दिया कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब हेवर्ड के दिए हुए, हेवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और ये ऊपर वाले रिंग स्ट्रक्चर पहले बने हुए हैं, रिंग से पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अपना बना हुआ है। अब आते हैं अपने डाइसैकेराइड्स की तरफ। देखो अब इजीली अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाने आ गए हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं। मैंने सबसे टॉप पर कार्बन का नंबर लिखा है और मोनोमर यूनिट का नाम लिखा है, क्योंकि ये सुक्रोज 2 से मिलकर बना हुआ है तो डाइमर है, माल्टोज 2 से मिलकर बना हुआ है तो डाइमर है, ये लैक्टोज गैलेक्टोज नहीं गैलेक्टोज सॉरी लैक्टोज, गैलेक्टोज इज द नेम ऑफ मोनोमर एंड लैक्टोज इज डाइमर, लैक्टोज इट इज अ डाइमर, ठीक है। अब बोर्ड पे 2 चीजें ध्यान से हमें देखनी है क्योंकि ये तुम्हारी मेमोरी में फीड होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर देख के नहीं पता चलेगा एकदम से, ये तुम्हारी मेमोरी में होना चाहिए कि अगर तुम्हें सुक्रोज बनाना है तो किस किस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कौन कौन से नंबर कार्बन एटम को जोड़ना है, कहाँ पर यूनाइट होने वाले कार्बन नंबर एटम। देखो अल्फा डी ग्लूकोज मैंने पहले नंबर पे लिखा, उसका C1 कार्बन जुड़ेगा, किसके साथ, बीटा डी फ्रक्टोज मैंने दूसरे नंबर पर लिखा, उसके कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। माल्टोज में मैंने लिखा C1 एंड C4, C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जुड़ेगा और अल्फा डी ग्लूकोज का ही कार्बन नंबर 4 जुड़ेगा, दोनों सेम यूनिट है। और लैक्टोज में मैंने लिखा अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 जुड़ेगा। अब जोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है पहले से, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर तुम्हें बना के बताऊंगी कि तुम डाइसैकेराइड को बनाओगे कैसे, 2 यूनिट वाले को कैसे बनाओगे। सबसे पहले हमें लेना है अल्फा डी ग्लूकोज, वहां से अल्फा डी ग्लूकोज, अभी तो अपना गैलेक्टोज बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज मैंने यहाँ बनाया, सिर्फ एक पोजीशन पे चेंज आता है, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन नंबर 5 कार्बन, नंबर 1 कार्बन एंड स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ हेक्सागन, ये अपन ने बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पर 2 वैलेंसी पर फ्री छोड़नी होती है, हमने 2 वैलेंसी फ्री छोड़ी, फ्री छोड़ कर देखो हम बोल रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट कार्बन का OH है वो हमारा राइट साइड में आएगा, ये पहले से क्लियर है अपने माइंड में, और राइट साइड को हम बॉटम पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, हमने लिख दिया उसको नीचे, OH नीचे, ठीक है। बाकी भी तुम्हें स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिया है तो बाकी में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि नंबर 3 कार्बन को छोड़कर कार्बन की नंबरिंग करती हूँ 1 2 3, नंबर 3 कार्बन को छोड़कर बाकी सब में OH राइट साइड में लेके आना है, तो राइट साइड में लेके आना है मींस नीचे आएंगे, राइट मतलब डाउनवर्ड, ये आ गया
OH नहीं आ सकता, ये अपना नीचे, और इसमें उल्टा कर दो बस, इसमें H नीचे आएगा और ये OH ऊपर आएगा। अब यहाँ जहाँ हम OH लगा चुके हैं वहाँ पर तो पॉसिबिलिटी H की बचती है, क्योंकि अपने काउंटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, काउंटेड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। तो यहाँ पर अपना क्या आया ऊपर H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, लेकिन यहाँ पर आएगा CH2OH, नंबर 6 कार्बन। दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6 कार्बन। ठीक है, इजीली बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हें कि कहाँ पे क्या लगाना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से तुम्हारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बीटा डी फ्रक्टोज अभी हमने बनाया, हमने अभी क्या बनाया, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया। तो बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर एज सच कॉपी कर देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना, बीच में प्लस का साइन लगाओ और प्लस का साइन लगाकर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। ये नंबर 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, क्योंकि एक कार्बन 2 के साथ लगने वाला है और एक कार्बन 4 के साथ लगने वाला है, सॉरी 5 के साथ लगने वाला है। ठीक है, ये दो बैलेंस से निकाल देते हैं, हर एक कार्बन की ये बैलेंस से निकाल दें। अब यहाँ पर तो आएगा CH2OH, पहले CH2OH प्लेस कर देते हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। CH2OH हमने प्लेस कर दिया, पहले कार्बन में जहाँ CH2OH लगा होगा यहाँ पर OH लगा, दूसरे पर H लगा हुआ है, तीसरे पर OH लगा हुआ है कि वो कंट्राडिक्टरी कार्बन है, यहाँ पर H लगा हुआ है। अब जहाँ अपना H है ऊपर OH आएगा और जहाँ अपना OH है ऊपर H आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर अपना नंबर 1 कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नंबर 4 कार्बन 1 2 3 4 और 5, लेकिन हमें नंबर 2 को ऐड करना है बाय मिस्टेक। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, नंबर 2 को इधर लेना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही चेंज आएगा, लास्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, थोड़ा सा चेंज आएगा। ये अपना नंबर 1 हुआ और ये नंबर 2 3 4 5, नंबर 1 पर अपना CH2OH लगा हुआ है और OH लगा, ठीक है, और उसके बाद अपना लगा हुआ है H और OH, H नीचे है OH, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, OH नीचे और H यहाँ पर अपना लगा हुआ है CH2OH और OH। अब नंबर 2 कार्बन की और नंबर 1 कार्बन की बॉन्डिंग एक बार चेक करो, स्ट्रक्चर ये उस साइड से बिल्कुल सही होना चाहिए। नंबर 1 कार्बन, दिस इज नंबर 1 कार्बन एंड दिस इज नंबर 2 कार्बन, इन दोनों कार्बन को भी जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, ये जो OH और OH यहाँ लगा है, जहाँ भी दो OH साथ साथ आ जाएंगे और रिएक्शन पॉसिबल है, अगर कंपाउंड्स में रिएक्शन पॉसिबल है। अभी हम अल्कोहल्स को पढ़ेंगे, तो अल्कोहल्स को पढ़ने से पहले तुम्हें ये क्लियर यहाँ पे हो जाना चाहिए कि OH अगर दो साथ वाले कार्बन पर आ रहे हैं और उन दोनों साथ वाले कार्बन में बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो दोनों OH आपस क्रिएट करके एक H2O को बाहर निकाल दें। ये H2O यहाँ से बाहर निकल गया। H2O बाहर निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखो क्योंकि ये अपना पहला स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैं तुम्हें अगला स्ट्रक्चर इसको मिटा के बना के बता दूँ। ये H2O निकल गया अपना, H2O निकलने के बाद जो अब स्ट्रक्चर बन रहा है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया हाइड्रोजन और मैंने यहाँ से हटा दिया OH। ये अब एक ऑक्सीजन अपने पास बचा, देखो एक ऑक्सीजन बचा हुआ, इस ऑक्सीजन को अगर ऐसे ही लगा रहने देंगे तो एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं लगता, क्योंकि ये इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, तो ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ रहा है। अब मैं इसको क्या लिख दूंगी, प्लस हटा दिया मैंने यहाँ से क्योंकि रिएक्शन हो चुकी है, और मैंने इसको ऐसे लिखा ऑक्सीजन एंड दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन चुका है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, और जो इसके बाद बना अपना डाइमर है, डाइसैकेराइड है, दैट इज द सुक्रोज। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर आ गया, बनाया कैसे मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर पर, दैट इज माल्टोज। माल्टोज में हमें क्या क्या लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका स्ट्रक्चर तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, मैंने बोर्ड पर भी लिखा अल्फा डी ग्लूकोज, और उसके साथ साथ हमें क्या लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज ही लेना है वापस। इसका नंबर 1 कार्बन और इसका नंबर 4 कार्बन, 1
है कि अगर साथ साथ वाले कार्बन पर OH प्रेजेंट है और उन दोनों में रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो H2O निकल जाएगा वहाँ से, यहाँ से भी H2O निकलेगा। अब मैंने H2O निकाल दिया, दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, किसी से भी ऑक्सीजन जा सकता है, किसी से भी हाइड्रोजन तो दोनों से ही जाएगा पर ऑक्सीजन किसी का भी जा सकता है। देखो ये भी अनसिमेट्रिकल लग रहा है देखने में, इस बार मैंने इस वाले का हटा दिया हाइड्रोजन, इसलिए मैं इसके सेंटर में ले लेती हूँ। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बाद ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इट इज वेरी इजी। अगर तुम्हें मोनोमर के स्ट्रक्चर याद है, अगर मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर याद है तो डाइसैकेराइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनके नंबर, कार्बन का नंबर बस फिक्स होना चाहिए कि जिस कार्बन नंबर के साथ रिएक्शन हो रही है वो फिक्स होना चाहिए। वो कार्बन नंबर पर आते ही अब हमें बॉन्डिंग शो करनी है। अब तीसरा यहाँ पर मुझे बनाना है लैक्टोज, जो तीसरा डाइसैकेराइड तुम्हारे सिलेबस में है। तो लैक्टोज के लिए मुझे क्या क्या लेना है, अल्फा डी गैलेक्टोज। अल्फा डी गैलेक्टोज मैं ऑलरेडी वहाँ पर बना चुका हूँ, तो वही अल्फा डी गैलेक्टोज ले लेते हैं। देखो हेवर्ट रिएक्शन में अपना एक हेक्सागन की जैसे शेप दिखाई देती है, तो मैंने वो हेक्सागन वापस बनाया गैलेक्टोज के लिए और बनाकर कार्बन की 2 वैलेंसीज मैंने सबकी फ्री कर दी। अब देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लगा है अपना, हाँ अल्फा डी गैलेक्टोज का C1 ही यूनाइट करेगा। फर्स्ट नंबर पे अपना लगा है H और OH, ठीक है, H और OH, उसके बाद OH थर्ड नंबर पर और H, फोर्थ नंबर पर OH ऊपर आ जाए, फोर्थ नंबर पर हाँ फोर्थ में भी चाहिए गैलेक्टोज और फोर्थ में भी चाहिए H एंड CH2OH। ये अपना अल्फा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। एक और चीज ध्यान रखनी है बेटा, देखो जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया था उसको फिर नंबरिंग दोबारा चेंज किया। वो क्या तुम्हें ध्यान में रखना है, whenever you are perceiving a reaction, जब भी तुम रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन कराते टाइम देखो कि तुम्हारा जो नंबर कार्बन एटम तुमने लिया उस पर OH होना चाहिए और दूसरा भी जो तुमने कार्बन एटम लिया उस पर भी OH होना चाहिए। दोनों के OH की रिएक्शन होगी, किसी की भी HOH से निकल के H2O नहीं बनेगी, ये याद रखना। तो यहाँ से ये H2O बनेगा और इस H2O को मैं पूरा हटा देती हूँ, तो पूरा हटाने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन बचा है। और ये जो ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, इस ऑक्सीजन को मैं दोनों के बीच में लिख देती हूँ, ऑक्सीजन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज शुगर व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिल्क। जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट शुगर होती है वो इतने टाइम के बाद जाके, जब तुमने 12th में साइंस पढ़ा है तब जाके तुम्हें उसका स्ट्रक्चर पता चला है लैक्टोज शुगर। ठीक है, तो ये लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल की तरफ। डिफिकल्टी लेवल की तरफ मतलब मुझे 2 स्ट्रक्चर और बनाने हैं, एक मुझे स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाना है और एक स्ट्रक्चर मुझे बनाना है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। ये 2 स्ट्रक्चर और बनाना है। देखो स्टार्च के स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से रेस करती हूँ क्योंकि इनकी जरूरत अब हमें नहीं है, हमारे लिए यही वाला पार्ट इम्पोर्टेंट। और स्टार्च में एक और भी चीज याद रखनी है, वो एग्जाम में पूछी भी जाती है। स्टार्च इट इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड होने के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर यूनिट भी 2 होती है, इसे ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन नाम अलग अलग। एक को हम बोलते हैं एमाइलोज और एक को हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में दोनों का। ठीक है, यहाँ पर एमाइलोज अपना लगभग 15 to 20% और एमाइलोपेक्टिन अपना 80 to 85%। देखो ये परसेंटेज बताने का मेरा पर्पस क्या है, अगर हमने 100 ग्राम स्टार्च लिया हो तो 100 ग्राम में 15 से लेकर 20 ग्राम तो एमाइलोज होता है और 80 ग्राम से लेकर 85 ग्राम एमाइलोपेक्टिन होता है, मतलब मेजर कंपोनेंट एमाइलोपेक्टिन होता है। लेकिन दोनों होते दोनों ही,
ठीक है। अच्छा, अब स्टार्च का स्ट्रक्चर बहुत इजी। क्या स्ट्रक्चर है स्टार्च का? अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ के जाना, जो माल्टोज है। माल्टोज इज फॉर्म्ड, एक और चीज़ तुम्हें बता देती हूँ, जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही होगा कि जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर माल्टोज बनती है, क्योंकि ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनी हुई है, और स्टार्च का स्ट्रक्चर भी अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज हमें दोनों लेने हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले एमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एमाइलोज के स्ट्रक्चर में मैं इसी को इरेज करती हूँ, माल्टोज को, और माल्टोज को नहीं इरेज नहीं करती, तो दूसरे क्लास में देखेंगे अभी, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को आगे यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, उसी से फिर हम एमाइलोपेक्टिन बनाएंगे। देखिए मैंने लिया यहाँ पर, हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया हुआ था, वापस से हेक्सागन बना लेते हैं। यूनियन कहाँ शो करनी है? C1 और C4 के बीच में यूनियन शो करनी है। यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, एक और बना देती हूँ साथ में, नहीं तो तुम समझोगे इसे कि माल्टोज ही है, तो ये माल्टोज नहीं है। स्ट्रक्चर बन गए। अब तीनों स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर भी तुम्हें मालूम है कि H2O निकल गया, यहाँ पर भी तुम्हें मालूम है कि H2O निकल गया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर ये बाद में पूरा कर देंगे। अभी पहले समझ लो बात होने वाला है, यहाँ से भी H2O निकलेगा, यहाँ से भी H2O निकलेगा। अब इस कार्बन का ये नंबर 4, इस स्ट्रक्चर का ये नंबर 4 कार्बन, क्योंकि इसका मैंने ये नंबर 1 लिया हुआ है, इसका मैंने नंबर 4 लिया हुआ है, इसका नंबर 1 लिया हुआ है, और इसका मैंने नंबर 4 लिया। ठीक है, ये इसका नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो इसका C1 इसके C4 से कंबाइन करके H2O रिमूव, इसके C1 ने इसके C4 से, ये C1 है तो 4 आएगा, सॉरी ये 4 नंबर आएगा, और ये इसका 1 नंबर है। इसके C1 ने इसके C4 से कंबाइन किया, H2O मॉलिक्यूल निकला। अब यहाँ पर अपने पास नंबर 4 कार्बन, और यहाँ पर अपने पास नंबर 1 कार्बन, तो वो भी खाली नहीं बैठा रहेगा। जो नंबर 4 कार्बन है वो दूसरी यूनिट जो अल्फा डी ग्लूकोज की आएगी उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ से निकालेगा H2O, और H2O निकलेगा तो फिर से ऑक्सीजन आता है, और यहाँ पर भी H2O निकलेगा तो फिर से ऑक्सीजन। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये ऑक्सीजन आती चली गई, और आने के बाद ऐसी अगर हमारी बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिट्स अगर जुड़ जाती हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ने पर ये स्ट्रक्चर हमारा एमाइलोज का बन जाए। ठीक है, ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अब एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आएगा कि यहाँ से इस नंबर कार्बन एटम से नंबर 2 से फिर से ये चेंज स्टार्ट हो जाएगी, नंबर 2 से वापस वही चेंज स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में अपनी चेंज चल रही थी वो चेंज अब साइड में भी आ जाएगी, लेकिन इस बार कार्बन का नंबर क्या है? नंबर 2 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, दूसरा नंबर 4 जुड़ेगा, तो नंबर 2 कार्बन एंड नंबर 4 कार्बन। मतलब यहाँ पे सीधी लाइन में तो जुड़ती जा रही है, तो इसको तो एमाइलोज बोल रहे हैं सीधी लाइन में जुड़ने वाले को। लेकिन अगर साइड में भी ब्रांचिंग हो जाती है तो साइड की ब्रांचिंग को के स्ट्रक्चर को एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अब अपना नंबर 2 से स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं इसके यहाँ नंबर 2 से स्टार्ट करूँ और इसके नंबर 2 के साथ मैं यहाँ पर यूनाइट कर दूँ, अपना एक कार्बन आएगा, और ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं यहाँ पर इस तरफ ले लेते हैं। तो एक यूनियन अपनी यहाँ होगी। अब ये जो यूनियन हुई है ये इसको एमाइलोपेक्टिन में चेंज कर दी, दिस चेंजेस इनटू एमाइलोपेक्टिन। तो ये अब एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बन गया। देखो यहाँ पर ये नंबर 1 था, 2, 3, 4 एंड 5, 2 एंड 5 की यूनियन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं बेटा एक स्ट्रक्चर और मुझे बनाना है, और वो स्ट्रक्चर किसका? अपना पॉलीसेकेराइड का सेलुलोज का।